ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस क्यों नहीं ला पा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा ये भी हम देख लें, है ना। जब हमें सिजेरियन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक, मान लो हमने जो है बॉडी, फीमेल की बॉडी ऑक्सीटोसिन नहीं बना रही है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगे। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, कल की क्लास में। अब हमने बाहर से इंजेक्शंस के फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में हमने ऑक्सीटोसिन दे दिया। अब हो सकता है फिर भी पेन नहीं आ रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन है ना, यदि पेन नहीं आ रहे हैं, मतलब पेन क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। और हमने कल भी बताया था कि जब तक यूटेराइन मसल्स मतलब मायोमेट्रियम जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तब तक नीचे की ओर पुश आउट नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई सिजेरियन करने के लिए कि हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। किनका माइक अनम्यूट है? योगेंद्र, आप अपना माइक म्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माइक म्यूट करिए। तो पहली कंडीशन योगेंद्र जी। सॉरी सर। थैंक यू भाई। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई कि हमने देखा ऑक्सीटोसिन लगाया, ऑक्सीटोसिन के बाद भी प्रॉपरली क्या हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहा है। तो पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि हमने देखा था थर्ड स्टेज, जो हमने सेकंड स्टेज देखी थी एक्सपल्सन वाली, है ना, कि लेबर की कितनी स्टेज हमने देखी? 3। एक तो थी हमारी डायलेशन, दूसरी थी हमारी एक्सपल्सन और तीसरी थी प्लेसेंटल स्टेज। तो प्लेसेंटल स्टेज तो ये आफ्टर बर्थ की स्टेज है। हम आफ्टर बर्थ से पहले जाएं कि डायलेटेशन तो हो गया, अब डायलेटेशन होने के बाद भी हो सकता है एक्सपल्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, उसका हेड जो है फंस जाए, या फिर क्या हो जाए, ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिले। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये बेबी है, बेबी यदि उल्टा है, ठीक है ना, बेबी ये उल्टा है, मतलब उसका हेड जो है वो नीचे की ओर, और ये बेबी क्या है, सीधा। यदि बेबी इस तरह से उल्टा है, मीन्स उसके पैर ऊपर है और हेड नीचे है, ये नॉर्मल होता है। मतलब उसका हेड पहले बाहर आना चाहिए, कहां पर? सर्विक्स की ओर। ये हम पहले भी बता चुके। यदि इस तरह से बेबी है, मतलब ये सीधा, इसके पैर जो है पहले सर्विक्स की ओर आ रहे हैं, तो इस तरह के जो है प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रीच प्रेजेंटेशन, मेडिकल की लैंग्वेज में कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो यदि जब कभी ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तब भी हमें सिजेरियन करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो सकती है ना, इस तरह से ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्योंकि पैर पहले जो है बाहर आ रहा है, तो पैर हो सकता है फंस जाए उसके, क्योंकि बेबी क्या होता है जब नीचे की ओर पुश आउट होता है डिलीवरी के टाइम, तब वो अपने हाथ पैर को भी हिलाता है, वो मोटाइल होता है, इधर उधर होता है ना। हो सकता है एक हाथ उसका बाहर आ गया, एक अंदर की ओर रह गया, या फिर क्या हो सकता है, तो एक तो कारण ये हो गया, या फिर क्या हो सकता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, ठीक है ना, वो कभी कभी नेक के सराउंड भी घूम जाती है, तो उस कंडीशन में भी फिर नॉर्मल जो है डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती। बिकॉज यदि हम नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे, यदि अम्बिलिकल कॉर्ड उसके नेक के चारों ओर फंस गई है ना, राउंड हो गई है, तब उस समय हो सकता है उसको जो है एस्फेक्सिया हो जाए, मतलब उसका नेक जो है वहां पर ब्लॉक होने के चांसेस होंगे, बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड खिंच सकती है, जिस कारण से उसका नेक जो है, नेक रीजन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब भी हमें सिजेरियन करना पड़ेगी। तो ये, तो एक क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि जब हमने ना, ठीक है, नेचुरल नहीं बन रहा था, कोई बात नहीं, हमने बाहर से ऑक्सीटोसिन लगा दिया, तो हमें सिजेरियन करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? ऑक्सीटोसिन ने काम क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक कारण ये हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन ने काम नहीं किया, देख लेते हैं। तो यूट्रस की मायोमेट्रियम मसल्स होती है, ठीक है ना, मान लो ये हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक, और यूट्रस के अंदर की जो डीप वाली जो लेयर है, ये वाली, ठीक है, 3 लेयर होती है ना यूट्रस। सबसे बाहर वाली, सबसे अंदर वाली तो एंडोमेट्रियम हो गई, दूसरी वाली हो गई मायोमेट्रियम, दूसरी कौन सी हो गई? मायोमेट्रियम। तो सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। तो एक्चुअली ऑक्सीटोसिन कहां पर एक्शन करता है वो हम देखेंगे। देखिए मायो, मायो हमने बार बार आपको बताया है, जहां भी आप मायो वर्ड देखें, मायो इज रिलेटेड टू मसल्स। मसल्स को एनाटॉमी की लैंग्वेज में मायो भी कहा जाता है, और जब हम मसल्स की स्टडी करते हैं तब इस सब्जेक्ट को मायोलॉजी भी कहा जाता है, इसलिए इसको मायोलॉजी बोलते हैं। मायो इज रिलेटेड टू
इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज, तो एनाटॉमी की लैंग्वेज में मसल्स को हम बोलते हैं मायो। तो ये जो बीच वाली लेयर है ये मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम मतलब मसल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। तो मसल्स से मिलकर बनी है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मायोमेट्रियम। और मसल्स से मिलकर बनी है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। मतलब कौन सी वाली लेयर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, मायोमेट्रियम ही होती है। और मायोमेट्रियम के कारण क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मसल्स का स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं, ठीक है ना। मसल्स का स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, है ना। जो प्रीवियस लेक्चर्स में तो हमने बताया था कि जब हम एक मसल्स को देखें तो मसल्स किससे मिलकर बना होता है। जैसे कि एक मसल से, ये एक मसल से, और मसल्स अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, कई सारे फाइबर्स दिखाई देते हैं। कई सारे हमें क्या दिखाई देते हैं, फाइबर्स। याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, शुरुआत में हमने पढ़ाया था कि मान लो ये एक मसल से, और मसल्स में हमें क्या दिखाई देंगे, कई सारे अंदर ये फाइबर्स से मिलकर बना होता है। तो जब हम इसमें से एक, है ना, तो जब हम इसमें से एक फाइबर निकालते हैं, हमने इसमें से क्या करा, एक फाइबर निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए, इस फाइबर्स को हमने निकाल लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मायो फाइबर। इस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, मायो फाइबर। तो हमने क्या करा, मसल्स में से एक मायो फाइबर निकाल लिया। सिंपली इतना, जिन लोगों ने क्लासेस को अटेंड नहीं करी हो मसल्स वाली, वो अभी इतना समझ लीजिए कि मसल्स भी किसी चीज से मिलकर बनी होगी। तो मसल्स जिससे मिलकर बनी है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मायो फाइबर बोल रहे हैं। कई सारे मायो फाइबर्स एक मसल्स को बनाते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक मायो फाइबर्स निकाल लिया। और जब इस मायो फाइबर्स को हम देखते हैं तो उसकी जो आउटर वॉल होती है, ये मायो फाइबर्स की क्या है, आउटर वॉल है। तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इस मायो फाइबर्स की आउटर वॉल पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स का क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स का नाम क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स मतलब यही रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यही रिसेप्टर्स ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने का काम करते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमने बाहर से इंजेक्शंस दिए ऑक्सीटोसिन के, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है ये जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने तो ऑक्सीटोसिन बाहर से दे दिया, अब उसको काम करना चाहिए, लेकिन उसको कैच करने वाले, क्योंकि हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन्स। और हर एक हार्मोन्स को पकड़ने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, एक रिसेप्टर्स होता है जो उसको रिसीव करता है। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमें मायो फाइबर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मायो फाइबर्स के अंदर जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। और जब ये फंक्शंस नहीं कर रहे होते हैं तब हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अब हम कितना ही ऑक्सीटोसिन दे दें फीमेल को पेन नहीं आएंगे। पेन क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसकी बॉडी नेचुरली भी जो है ऑक्सीटोसिन बना रही हो, अब नेचुरली भी ऑक्सीटोसिन बना रही हो बॉडी, लेकिन फिर भी ऑक्सीटोसिन जो है रिसेप्टर्स ही काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस ही नहीं आएंगे। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन करना पड़ेगा। तो सिजेरियन करने के कॉस्ट यही होते हैं कि एक तो क्या है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यदि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ भी गए हैं और अब जो है नॉर्मल डिलीवरी भी यदि होने वाली है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने में भी क्या है, जब फीटस पास हो रहा है ना, मतलब जब एक्सपल्सन की प्रोसेस हो रही है, मतलब जो सेकंड स्टेज चल रही है, तो सेकंड स्टेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए, तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्या आ सकता है कि हेड फंस जाए, या हेड बाहर आ जाए तो उसका जो है शोल्डर फंस जाए, या फिर मान लो उसके पैर पहले जो है बाहर आ रहे हैं तो पैर कहीं फंस जाए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि अब सिजेरियन किया जाए। देन या फिर जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कभी कभी क्या हो जाती है, इनक्लोज टू नेक हो जाती है ना। क्यों हो जाती है ये इनक्लोज टू नेक, बिकॉज ऑफ बेबी मूव करता रहता है ना, बेबी घूमता रहता है यूट्रस के अंदर, क्या होता है बेबी इस तरह से मूव करेगा। अब जब मूव करेगा तो हो सकता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके गले में फंस जाए। अब जब गले में फंस जाएगी तब भी हम जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज ऑफ वहां पर फिर हाई रिस्क चांसेस हो जाते हैं कि नेक के कारण जो है उसका ट्रेकिया जो है दब सकता है, जिस कारण से बेबी पे
सांस भी नहीं ले पाएगा, पूरा चोक हो जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ही तो वो छोटे से उसकी मसल्स रहती हैं, छोटी सी उसकी नाजुक सी बोन रहती है, तो जरा में भी डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कराएंगे, सिजेरियन कराएंगे। अब सिजेरियन क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अब देखिए सिजेरियन में क्या करते हैं जनरली, आप लोगों ने अच्छा एक चीज और सुनी होगी कि डॉक्टर जो है, जैसे पहली सिजेरियन हो गई, ठीक है ना, दूसरी भी हो गई, अब तीसरी सिजेरियन को डॉक्टर अवॉइड करते हैं। तीसरी सिजेरियन डॉक्टर कहते हैं अब नहीं हो पाएगी, दो यदि सिजेरियन हो जाती हैं तो तीसरी सिजेरियन को डॉक्टर अवॉइड ही करते हैं, ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं वो भी अभी अपन जान लेंगे कि तीसरी सिजेरियन जो है वो डेंजर क्यों हो जाती है, उसको अवॉइड क्यों किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, दो ही सिजेरियन के बाद डॉक्टर कहते हैं अब भाई आप जो है फैमिली प्लानिंग कर लीजिए, तो आपकी दो सिजेरियन हो चुकी है ना, फीमेल से, और उनके हस्बैंड तो यही कहते हैं, फिर एडवाइस यही देते हैं कि दो सिजेरियन हो गई है, तीसरी सिजेरियन का आप सोचना भी मत, तीसरे बच्चे का आप सोचना भी मत, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो भी अपन अभी जान लेंगे। तो देखिए क्या होता है सिजेरियन में, क्या करेंगे इन जनरली अपन इन शॉर्ट पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल इसमें जाने की जरूरत है नहीं। अब सिजेरियन तो क्या एक टाइप का ऑपरेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेबी अब पास आउट नहीं हो पा रहा है, एक्सपल्सन उसका नहीं हो पा रहा है, तब हम एब्डोमेन पर क्या देते हैं, इंसिजन देते हैं, और एब्डोमेन को क्या करेंगे, ठीक, सबसे पहले तो हम क्या देंगे उसको, एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है ना। लंबर एनेस्थीसिया यहाँ पर दिया जाता है। लंबर एनेस्थीसिया देने के बाद एब्डोमेन को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करके पूरा का पूरा सेक, अब यहाँ पर हमें पूरा सेक भी मिल सकता है, मतलब वो सेक, वो थैला जिसके अंदर बच्चा है, ठीक है ना, जिसके अंदर बेबी है, बिल्कुल बलून लाइक एक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर पानी भी होता है, बड़ा प्यारा लगता है बच्चा उसमें। जब सिजेरियन करते हैं और जब बच्चे का पूरा सेक बाहर निकालते हैं तब बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा वो बच्चा लगता है, गोल गोल घूमता रहता है उसमें, ठीक है ना, राउंड लगाता रहता है। तो जनरली दो सिजेरियन क्यों की जाती है, इंसिजन जब दिया जाता है तो इंसिजन या तो वर्टिकल दिया जाता है या फिर हॉरिजॉन्टल दिया जाता है। जैसे मान लो एक बार वर्टिकल दे दिया, इस तरह से दे दिया ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सिजेरियन। एक बार पेट को जब काटा जाएगा, एब्डोमेन को जब काटा जाएगा तो इस तरह से क्या करेंगे, वर्टिकल इंसिजन देंगे। पहली बार मान लो पहली बार फीमेल आई, पहला बच्चा है उसका, तो इस तरह से वर्टिकल सिजेरियन दे दिया, सॉरी इंसिजन दे दिया जा। अब मान लो सेकंड टाइम, अब यहां से क्या करेंगे, एब्डोमेन को खोल ले, वर्टिकल सिजेरियन देके क्या करें, सॉरी इंसिजन देके एब्डोमेन को इस तरह से खोल लिया जाएगा, बेबी को बाहर निकाल लिया जाएगा। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है जब सेकंड टाइम जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब सेकंड टाइम जब वो आएगी, अब उसका जो सिजेरियन होगा। अच्छा एक चीज और है, जनरली ऐसा भी देखा जाता है, यदि किसी का फर्स्ट टाइम सिजेरियन हो जाए, फर्स्ट टाइम, तो ऐसा देखा जाता है कि सेकंड टाइम जनरली देखा जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा ही, लेकिन जनरली ज्यादातर 90%, 85%, 90% चांसेस यही होते हैं कि फर्स्ट टाइम यदि सिजेरियन हुआ है तो सेकंड टाइम भी सिजेरियन ही होगा, सेकंड टाइम फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है, सिर्फ इसका आंसर यही है कि ऐसा इसलिए होगा, फर्स्ट टाइम यदि सिजेरियन हुआ, सेकंड टाइम फिर से उसने कंसीव किया तब भी सिजेरियन ही होगा, क्योंकि बॉडी अपनी एक टेंडेंसी बना लेती है, बॉडी की टेंडेंसी बन गई, अब यूट्रस में जो है कॉन्ट्रेक्शंस वो इस तरह से आने ही नहीं है, तो जो है सेकंड टाइम भी उसका सिजेरियन ही करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम तो हम इंसिजन ऐसे देते हैं, वर्टिकल देते हैं। सेकंड टाइम जब वो फीमेल आएगी तो सेकंड टाइम अब हम उसको इंसिजन कैसे देंगे, इस तरह से देंगे, हॉरिजॉन्टल। तो सेकंड टाइम उसको इंसिजन किस तरह से दिया, हॉरिजॉन्टल, मतलब पेट को इस तरह से काटा जाएगा, पहले हमने इस तरह से काटा था, अब पेट को किस तरह से, यूं काटा जाएगा, हॉरिजॉन्टली काटा जाएगा, और यहां से एब्डोमेन को इस तरह से खोला जाएगा। पहले हमने एब्डोमेन को इस तरह से खोला था, अब एब्डोमेन को हम इस तरह से खोलेंगे। अब मान लो थर्ड टाइम है ना, ये दो सिजेरियन हो गई, ये पहली सिजेरियन थी पेशेंट की और ये उसकी दूसरी सिजेरियन थी। अब थर्ड टाइम मान लो उसने फिर से कंसीव कर लिया, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन यदि मान लो फिर से सिजेरियन करने की जरूरत पड़ जाए तो अब आप कैसे इंसिजन दोगे, अब प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम जो है इंसिजन दिया था तो वो वर्टिकल दिया था, सेकंड टाइम जब आपने इंसिजन दिया तो ये हॉरिजॉन्टली दे दिया,
अब थर्ड टाइम किस तरह से इंसिजन दोगे, क्योंकि क्या होता है, ठीक है ये हील अप कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हील अप कर जाएगा, ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने सेकंड टाइम कंसीव कब करा है। मान लो साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने बिल्कुल अर्ली उसमें कंसीव कर लिया है, ठीक है ना, या मान लो कंसीव आपने बहुत टाइम बाद किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। लेकिन होता क्या है कि भले ये हील अप तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसिजन देने में। जहां पर आप पहली बार इंसिजन दे चुके हो, पहले इंसिजन दे चुके हो, अब आप फिर से वही इंसिजन नहीं दे सकते। अब आपको लग रहा होगा कि एब्डोमेन तो बड़ा होता है, उसके आसपास भी तो इंसिजन दे सकते हैं, जैसे कि एक हम यहाँ पे एब्डोमेन बना ही देते हैं। देखिए आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा ये क्वेश्चन कई लोगों के मन में, जैसे कि मान लो ये एब्डोमेन है, ये फीमेल का क्या है, एब्डोमेन, ठीक है ना, ये फीमेल का एब्डोमेन है, ये थाई वाला रीजन है, ठीक है। तो हमने पहली बार इंसिजन कैसे दिया था, जब हमने पहली बार इंसिजन दिया तो एब्डोमेन को यहां से यहां तक इस तरह से हमने क्या करा, इंसिजन दे दिया, वर्टिकली इंसिजन दे दिया, ठीक है ना। सेकंड टाइम जब फीमेल आई थी, जब उसने सेकंड टाइम, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम जब आई थी तो हमने उसको हॉरिजॉन्टली दे दिया था इंसिजन, है ना। क्या देखता है, जब भी एक चीज और, अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि जब फर्स्ट टाइम, अब जरूरी थोड़ी ना उसी डॉक्टर के पास जो है करवाए, उसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास करवाए ये जो है सेकंड सिजेरियन, हो सकता है उसमें दूसरे डॉक्टर से करवा ले आप, तो फाइल लेके जाने पड़ती है, ये सब चीजें तो अपन को पता ही है ना, क्योंकि अगर सिजेरियन हुआ है तो डॉक्टर जो है वो प्रीवियसली फाइल जरूर मांगता है, ठीक है ना, कि आपकी जो है प्रीवियसली जो फाइल है, जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, वो जब सिजेरियन हुआ था, तो उसका रिकॉर्ड्स वगैरह जरूर मांगता है। और यदि रिकॉर्ड्स नहीं भी मिल पाता है, अब हो सकता है कभी रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाए, तब डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है, एब्डोमेन को देख के समझ में आ जाता है कि इंसिजन कहाँ दिया होगा, ठीक है ना, वर्टिकली दिया होगा या हॉरिजॉन्टली। और दूसरी बात, अगर मान लो फिर भी नहीं पता चले, पूरा हील अप हो गया है, तो एक चीज हम और बताएं, ये मेडिकल में ऐसा किया ही जाता है, ठीक है ना। एक काम की चीज और बता दें कि जब फर्स्ट टाइम इंसिजन देंगे, यदि पहली प्रेगनेंसी है, तब फर्स्ट टाइम कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, इस दुनिया में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, ठीक है ना, कोई भी, वो पहला इंसिजन जो है वर्टिकली ही देता है, पहला इंसिजन वर्टिकल ही देता है। यदि पहली प्रेगनेंसी और पहली यदि सिजेरियन हो रही है, तो दुनिया का कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, ये बिल्कुल वेल नोन चीज है कि यदि मान लो फाइल भी नहीं मिल रही है पेशेंट्स की, वैसे तो फाइल मिल जाती है, अगर मान लो अब पेशेंट्स कोई गांव का था, फाइल भी उसने घुमा दी, मिल ही नहीं रही है फाइल, अब वो आ जाए फिर से, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो डॉक्टर समझ जाता है, क्योंकि यदि वो सेकंड टाइम आई है फीमेल, तो डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि इसका जो पहला जो है इंसिजन दिया होगा, तो इंसिजन वर्टिकली ही दिया होगा, पहला इंसिजन। अब सेकंड टाइम उसको पता है कि मुझे इस तरह से देना है, उसको पता है मुझे इस तरह से देना है, क्योंकि पहला उसका इस तरह से दे दिया गया होगा, ठीक है ना। तो पहला इंसिजन वर्टिकल देते हैं, सेकंड इंसिजन हॉरिजॉन्टली देते हैं। अब दूसरी बात ये समझ में आ रही होगी, जब थर्ड टाइम ये प्रेग्नेंट हो जाए, तो यहाँ भी तो जगह है, मान लो पहले फर्स्ट टाइम मान लो यहाँ दिया, फर्स्ट टाइम मान लो यहाँ दिया, ठीक है ना, तो अब थर्ड टाइम आ जाए तो यहाँ भी तो दे सकते हैं, यहाँ भी तो दे सकते हैं, साइड में भी तो दे सकते हैं, या फिर यहाँ ऊपर नीचे भी तो साइड में कहीं दे सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि मान लो कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया है, ठीक है ना, वैसे तो ऐसा एडजस्टमेंट किया नहीं जाता, ये कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, बिकॉज ऑफ यदि हम साइड में भी देंगे, तब जो है जब नेक्स्ट टाइम जब हम उसको टाँके लगाएंगे, फीमेल को स्टिच करेंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके साइड में ऑलरेडी टाँके लगा चुके हैं हम पहले। अब उसके बाद यहाँ भी यदि हम टाँके लगाएंगे, तो उसके खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी मान लो फीमेल अब थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो ही गई, तो उसको सिजेरियन हो ही चुके हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रही है, तब यदि कोई ऑप्शन नहीं है अब डॉक्टर के पास, तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर कह दें कि जाओ भैया आपका तो सिजेरियन होना ही नहीं है। अब फिर डॉक्टर से जुगाड़ तुगाड़ से करने की कोशिश करेंगे, फिर वो क्या हो जाती है, जुगाड़ तुगाड़ वाली बात हो जाती है
कि ठीक है एक बार वर्टिकल दे दिया, एक बार हॉरिजॉन्टल दे दिया, अब थर्ड टाइम जो है वो मैनेज करके इधर से कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो बता देंगे कि केस कॉम्प्लिकेटेड है, थर्ड सिजेरियन आपका हो रहा है। बिल्कुल रिटर्न कंसेंट जरूर ले लेंगे कि केस आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, दो सिजेरियन ऑलरेडी हो चुके हैं। प्रदीप राठौर जी म्यूट प्लीज। जुगाड़ करके वो कैसे ना कैसे उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो बात समझ में इस तरह से जो सिजेरियन किया जाए। आप लोग प्लीज प्रदीप राठौर जी माइक म्यूट करें। राठौर जी राठौर जी कहीं दूर पे है सर, उनको सर कहीं बाइक पे है सर उन्होंने वन मिनट को रिमूव कर दे। चलिए आया समझ में। तो इस तरह से जो है सिजेरियन में सर समझ में आया। तो सर 3 साल क्यों अंतर बताते सर? एक बार सीजर होने के बाद 3 साल बाद ही आप प्रेग्नेंट मतलब बच्चा रख सकते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है सर? 3 साल का गैप क्यों? 2 साल कहना क्या चाह रहे हैं ये देखिए ना, पूरा खेल इसलिए है, वो 3 साल का इसलिए कहते हैं, 2 साल 3 साल का, जनरली 2 साल का रहता है, बिकॉज ऑफ ये जो हमने इंसिजन दिया है ना, जब कोई छोटा सा इंसिजन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर यदि आप सिजेरियन कर रहे हैं तो अच्छा खासा बड़ा इंसिजन दिया जाता है, छोटा सा इंसिजन नहीं है। एक बार हमने इस तरह से जो है इंसिजन दे दिया, अब इसको थोड़ा टाइम लगने, अब क्या है कि अब जब हम नेक्स्ट टाइम देंगे तो इस तरह से हम यहाँ देंगे। तो ये वाला जो पुराना वाला है जो हमने पहले इसको दिया था वर्टिकली, ये पूरी तरह से हील अप हो जाए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बस इसीलिए। वही तो हमने कहा ना, इसलिए 2 सिजेरियन की ही ज्यादा सलाह दी जाती है। थर्ड सिजेरियन को फिर जो है वो तो फिर ऐसा है कि यदि अब पेशेंट आ ही गया है, फीमेल आई गई है ऐसी कि वो थर्ड टाइम कंसीव हो गई, तो उसको अब जाने तो देंगे नहीं कि भाई नहीं जाओ, हाथ तो डॉक्टर खड़े करेंगे नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। फिर कोशिश करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कि अब किस तरह से जो है वहां पर इंसिजन दिया जाए और बेबी को और मदर को बचाया जाए यहाँ पर सेफली। तो वो फिर सर ये सिजेरियन में जो एब्डोमेन में कट लगाते हैं, कितनी लेयर पे कट लगाते हैं, कितनी लेयर काटी जाती है? अरे पूरा एब्डोमेन खोला जाएगा, तब तो यूट्रस आएगा, तब तो यूट्रस दिखेगा ना। हमें यूट्रस तक पर कट लगाना है यहाँ, एब्डोमेन तो ब्लडिंग तो बहुत होती होगी, फिर इसका जुगाड़ होगा ना सर? ब्लडिंग तो एक चीज हम और बता दें, यूट्रस पर भी यहाँ पर कट लगाना पड़ता है। यूट्रस को भी खोलेंगे तब तो हमें अंदर बेबी दिखेगा। तो पहले तो हमें पूरी स्किन की लेयर, पूरी मसल्स भी पहले देखो क्या आएगी, स्किन आएगी। हम जानते हैं सबसे ऊपर क्या है, स्किन है, स्किन की भी 2 लेयर है ना, वो सब हमें पता है कि कौन कौन सी लेयर है। फिर उसके नीचे क्या आती है, मसल्स आती है, ठीक है ना, मसल सॉरी, फिर सुपरफिशियल फेसिया आएगा, फिर डीप फेसिया आएगा, फिर मसल्स आएगी। अब उसके बाद ऑर्गन हमें देखने को मिलेगा। तो आप समझ सक रहे हो, पहले तो स्किन देखने को मिलेगी, फिर हमें स्किन के नीचे, स्किन की दोनों लेयर हो गई है ना, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये। अब सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया, फिर मसल्स, ये सुपरफिशियल फेसिया, ये डीप फेसिया, फिर मसल्स, और अब हमें यहाँ पर यूट्रस देखने को मिलेगा। तो सोच सक रहे हैं आप कितना डीप कर रहे हैं। हमें फिर मसल्स को भी कट करना है, मसल्स के बाद हमें यूट्रस की भी लेयर को कट करना है, तब जाके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, बेबी। और बेबी भी किस में है, सेक के अंदर है। तो इसीलिए तो ये सलाह दी जाती है। इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि एक बार हमने जो है वर्टिकल दे दिया, दूसरी बार हमने हॉरिजॉन्टल दे दिया, अब तीसरी बार कहाँ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 दे चुके हैं। सर ये इतनी सारी लेयर कट लगाया जाता है, तो हर लेयर को सूचरिंग, अरे सर एक बार प्रश्न पूछ लेने दीजिए। सर इतनी सारी लेयर पे कट लगाया तो सूचरिंग पे सभी लेयर पे की जाती है कि एक ऊपर ही की जाती है? बिल्कुल सूचरिंग सभी लेयर्स पे की जाएगी। सूचरिंग तो करेंगे ना, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। सूचरिंग करते हैं, सभी लेयर्स पे करते हैं, ठीक है ना। सुने भी तो होंगे आपने, अंदर वाले टाँके, बाहर वाले टाँके। वो अंदर वाले टाँके कौन से हैं? जनरल नॉर्मल जो है, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो फीमेल से क्या बोलती हैं कि भाई आपके जो है अंदर वाले टाँके
अभी ऐसे हैं, बाहर वाले टांके ऐसे हैं, आप इस तरह से अपना काम करें, ये वो तो इसलिए ही बोलती हैं। जनरल जो है नॉर्मल यही कहा जाता है, तो उसका मतलब ये अंदर वाले मतलब ये बाहर वाले जो मतलब बाहर से स्किन में दिख रहा है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसको रिस्की भी समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये बड़ा आसान है। वो मुश्किल से 15 मिनट की प्रोसीजर होती है, ये सब करने में 15 मिनट लगते हैं बस। 15 मिनट में बेबी बाहर आ जाता है। ये इतनी इजी, डॉक्टर के लिए बड़ी इजी प्रोसेस है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि वो सिजेरियन की सलाह दे देते हैं कि एक काम करो सिजेरियन कराओ। तो उसके दो कारण हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की यदि बात करें ना, तो नॉर्मल डिलीवरी एक तरह से क्या है, वो थोड़ी सी आप सोच लो कि वो जो बच्चा एक नेरो पैसेज से शुरुआत में ही, उसका शुरुआती टाइम ही जब वो इस दुनिया में आने वाला था, वो कैसे आया है, कितनी मुश्किल भले हालातों से होकर गुजरा है वो, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली, उसकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आने वाला है इतने नेरो पैसेज से होकर आ रहा है, ठीक है ना। पहले तो सर्विक्स है, सर्विक्स भी देखा जाए तो इतना तो ज्यादा 10 से 12 सेंटीमीटर जो है ब्रॉड होता है बस वो, और उसका हेड कितना बड़ा है, तो वो हेड से पूरा बाहर आएगा, इतने नेरो पैसेज से होकर बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका शुरुआती इस दुनिया में आना ही, जब उसने इस दुनिया में कदम रखा तभी उसने कितना स्ट्रगल जो है किया, बच्चे ने बाहर आने के लिए कितना स्ट्रगल किया। अब दूसरा देखा जाए सिजेरियन, तो उसने स्ट्रगल किया क्या, वो बच्चा तो पड़ा हुआ था अपने एब्डोमेन के अंदर, सेक के अंदर, उसको काटा और बाहर ऐसे निकाल लिया, कितने आसानी से आ गया वो उस दुनिया में। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, क्योंकि उसने कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं, वो तो आराम से अपना पड़ा हुआ था। हाँ ठीक है, पेट को जो है कट किया और उसका सेक बाहर निकाल लिया, आराम से अम्लाइकल कॉर्ड कट कर दी, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो हो रही है ना, बच्चा मेहनत करता है, बच्चा खुद भी मेहनत करता है, बच्चा क्या है बाहर की ओर पुश आउट होने में काफी मेहनत करता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। सर कब सर सोनोग्राफी करना चाहिए सर? हाँ सर सोनोग्राफी सर कब करना चाहिए सर? सोनोग्राफी तीसरे मंथ में, देखिए एक तीसरे मंथ में होता है सर, एक और एक मंथ में, थर्ड मंथ में और 7th-8th मंथ में एक सोनोग्राफी करवाई जा सकती है, और एक 9th मंथ में कराई जाती है। जो है दो ही जो है सफिशिएंट। अदरवाइज आजकल तो जो है फीमेल जो है 3 भी करा लेती है, 4 भी करा लेती है, और तो हर महीने करवा लेती है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन इतनी ज्यादा करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है सोनोग्राफी में भी रेस तो है ना। कैप लगा करके कहाँ गए? हेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या हुआ है? डिस्टर्ब कर रहे हैं सर आप। अरे वो भी सीजर कर रहे हैं अभी। अरे तो म्यूट करके कर लीजिए प्लीज, जो भी सीजर कर रहे हैं ना वो प्लीज अपना म्यूट करें। गाना ने क्लास लगा सर एक बच्चे प्लीज आप लोग अपना ना माइक म्यूट रखा करिए। हम सिर्फ इसलिए यहाँ से ऑल म्यूट नहीं करते, हम बार बार बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से ऑल म्यूट इसलिए नहीं करते क्योंकि यदि हम ये चीज समझ रहे हैं कि हमारे म्यूट करने से आप लोगों को हमारी प्रॉपर आवाज नहीं आती है, फिर मैसेज आते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, तो इस वजह से हम म्यूट नहीं करते हैं। तो कम से कम आप अपना ही म्यूट रख लो भाई। चलिए, तो समझ में आया। जल्दी से अपन सेल डिवीजन देख लें। देखिए सेल डिवीजन जो है पूरा तो अब नहीं हो पाएगा। हेलो, हाँ जी बोलिए सर नया टॉपिक है सर, उसको कल से कंटिन्यू करें। पानी लाइए, कल ही कंटिन्यू करेंगे। सेल डिवीजन जो है वो कल ही पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? सर मेरा एक क्वेश्चन है। और बता दें सर आ गए। जी सर जी। हेलो सर, आई क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर नॉर्मल डिलीवरी और सीजन डिलीवरी का वुमन के ऊपर इफेक्ट क्या आता है? बोलते वीकनेस हो जाती, तो ऐसा क्यों होता है सर? ब्लीडिंग तो दोनों में होती है। ह्यूमन पे इफेक्ट मतलब समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन डिलीवरी में वुमन के ऊपर सीजेरियन डिलीवरी में वीकनेस ज्यादा क्यों आती है?
ऑब्वियस सी बात है। देखिए बिल्कुल आप जरा सुनिए कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी, ठीक है ना, यहाँ सिजेरियन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी कटने फटने के लिए नहीं बनी, ठीक है ना। अब मान लो सिजेरियन किया जा रहा है तो एक तरह से बॉडी के लिए कुछ नया हो रहा है बॉडी, तो हमारा ब्रेन इस चीजों को समझ नहीं पाता है। देखिए पूरा काम ब्रेन का है। यदि मान लो हमने बॉडी को कहीं से कट किया तो ये नेचुरली, ये जो है नेचुरली तो हो नहीं रहा ना, ये हम अननेचुरली कुछ काम कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। ये नेचुरली कोई काम नहीं है। नेचुरली क्या है कि फीटस अपने आप बाहर आता है, तो ये नेचुरली है। लेकिन जब कभी अननेचुरल एक्शन हमारी बॉडी पर किया जाएगा, अननेचुरल एक्शन, तो बॉडी क्या करने लगती है, तो उससे रिस्पॉन्स करने लगती है उस अननेचुरल एक्शंस के लिए। इस कारण से वो जो है चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल सिजेरियन के बाद आपने देखा होगा कि मोटापा बढ़ जाता है ना, पेट का ज्यादा डिपोजिशन होने लगता है, बिकॉज बॉडी क्या करने लगती है, अब उसके ऊपर एक अननेचुरल क्या हो गया है, एक अननेचुरल एक्शन किया गया है, और उस अननेचुरल एक्शंस के कारण बॉडी क्या करने लगती है, फिर इस तरह से रिएक्ट करने लगती है। समझ में आ रही? बस यही कारण है इसका, क्योंकि नॉर्मल चीज नहीं है। नॉर्मल तो वो अपने आप बाहर आएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। सिजेरियन ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये एबनॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है ना। यदि हमारी किडनी, सुन लीजिए, यदि हमारी किडनी मान लो 2 होती है, ठीक है ना, 2 किडनी के लिए वेल रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी। अब मान लो किसी की 1 किडनी है, 1 किडनी खराब हो गई, तो अब ये बॉडी के लिए क्या हो गया, ये अननेचुरल एक फिनोमेना हो गया, क्योंकि बॉडी 2 किडनी की जरूरत थी। ठीक है, 1 किडनी से भी काम चल जाता है, लेकिन जरूरत तो 2 की थी ना। अब 1 चली गई, अब बॉडी क्या करने लगेगी, रिस्पॉन्स अलग करने लगेगी। ऐसे ही दूसरी चीजों से होता है। जैसे हम बात करें पेनक्रियास, या मान लो पेनक्रियास नहीं, गॉल ब्लैडर की बात करें, गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर कर दिया जाता है यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर करता है वो बाइल को और उसको थोड़ा सा सॉलिड करता है, बस इतना ही काम है। यदि ये हम हटा भी दें गॉल ब्लैडर, तो भी बॉडी का काम रुकना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बॉडी फिर रिस्पॉन्स करती है। क्यों? क्योंकि भले ही वो गॉल ब्लैडर का ज्यादा इतना इंपोर्टेंस हमारे बॉडी में था नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत हमारे बॉडी को थी, बिकॉज ऑफ वो हमारे बॉडी का ही ऑर्गन था, ठीक है ना। वो अब हमारे बॉडी का ऑर्गन था और हमने उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया सर्जरी करके। तो अब जो पर्सन पहले जैसा था, पहले उसकी बॉडी जैसे रिस्पॉन्स करती थी, वो बाद में उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। हो सकता है कि वो जो है चेंजेस इतने माइन्यूट हों कि हम उस पर जो है ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन चेंजेस जरूर आएंगे। और यही कारण है कि सिजेरियन के बाद जो है फीमेल में थोड़ा से चेंजेस आ जाते हैं, है ना, नॉर्मल में नहीं आते, सिजेरियन में आ जाते हैं। वो कारण इसका यही है, क्योंकि एक एबनॉर्मल एक्शन बॉडी पर किया गया है, तो ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो ब्रेन जब किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बॉडी में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, मतलब वो लाने लगेगा कुछ भी चेंजेस। सर अभी कुछ सुनने में आया सर कि जो है ना मोटे लोग जो रहते हैं उन्हें जो है ना प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो जाता है, और कुछ जो छोटे कम खत के लोग रहते हैं उनको भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है प्रेग्नेंसी। मोटे लोगों में प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम इसलिए होता है बिकॉज ऑफ मोटे यदि हैं तो हो सकता है, एक्चुअली मोटे लोगों में प्रेग्नेंट होने में जो है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यदि मोटापा थायराइड ग्लैंड के कारण है, मतलब T3, T4, TSH हम जानते हैं ये फेट का डिपोजिशन या फेट को जो है ये क्या करता है, मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, और क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। तो यदि थायराइड की प्रॉब्लम तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। यदि वो मोटा है, अब देखिए मोटा है तो उसमें हो सकता है ज्यादातर कॉज क्या निकलते हैं थायराइड के कारण, कि थायराइड ग्लैंड अपने सिक्रीशंस या तो कम कर सकती है या ज्यादा कर सकती है, मतलब या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा पेशेंट को या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। इस कारण से यदि मोटापा है तो फिर प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, बिकॉज ऑफ T3, T4 का जो है सिक्रीशंस प्रॉपर्ली नहीं निकल रहा है, ना कि मोटे लोगों के कारण। मोटापे के कारण क्या है ये देखिए सर, जो टैबलेट ले रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं। मतलब बच्चों को बर्थ के समय कन्वर्जन क्यों आता है सर प्रेगनेंसी में थायराइड अगर हो जाते हैं तो क्या मतलब क्या तकलीफ होता होगा सर, मतलब क्या हो जाते हैं प्रेगनेंसी में?
थायराइड है और प्रेगनेंसी वो मतलब हो गया तो मतलब क्या प्रॉब्लम होता होगा मदर को? देखिए, एक तो क्या है कि प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। यदि थायराइड का जो है सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स होती है। मदर को इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। बच्चा हो सकता है एबनॉर्मल जन्म ले, और डॉक्टर ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे की जो है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो, वो मंद बुद्धि निकले, उसका ब्रेन का विकास प्रॉपरली नहीं हो पाता है यदि थायराइड के सिक्रीशंस ऊपर नीचे हैं। बिकॉज क्योंकि वो बच्चा ब्लड जो है बच्चा प्लासेंटा के थ्रू मदर से जुड़ा है ना, तो मदर का ब्लड बच्चे के पास जाएगा, तो वो थायराइड हार्मोन्स भी बच्चे के पास जाएगा। तो बच्चे का जो हो सकता है कि ब्रेन का विकास ना हो, हाथ पैरों का प्रॉपर तरीके से विकास ना हो पाए, डेवलपमेंट जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चे पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मदर पर इतना नहीं पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। और कोई भी डॉक्टर आगे चल के यही चाहेंगे ना, बच्चा नॉर्मल, बच्चा अच्छा हेल्थी के लिए शुगर रहा मदर को, शुगर रहा मदर को, मदर कर देते हैं। एक एक बोलिए ना भैया, एक एक बोलिए। सर कम हाइट वाली जो फीमेल रहती है उसको सीजरियन की आवश्यकता होती है ज्यादा? सर कोई पेशेंट वो थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? ऊपर वाली में टाँगे लगा आप लोग 2-3 एक साथ बोल रहे हैं, सभी के सर प्लीज एक एक करके बोला करिए। सर एक क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई पेशेंट थायराइड की टैबलेट ले रही है, क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? वो क्यों? हाँ, थायराइड की जो है सामान चला गया, सब चला गया। चलिए आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग क्या है सब एक साथ पूछते हैं। तो अब अपन कल के उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन है सुन लीजिए। आप लोगों के जो क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो अपन कल चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सब पूछ रहे हैं तो वो समझ में नहीं आता है ना, आपको समझ में आएगा। टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन रहे तो अच्छा रहेगा। टॉपिक जो है सर सिजेरियन था, सीजर के ही ऊपर क्वेश्चन रहे तो ठीक है। अलग अलग पूछ रहे हैं सर, किधर बिल्कुल सही बात है। क्या है कि क्वेश्चन आप लोग टॉपिक से भटक जाते हैं। यदि देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करिए। आप लोग जो है टॉपिक से भटक जाते हैं, तो अब आप एक काम करिए, हमने कहा भी है, देखिए अभी हम ऐसा कर भी रहे हैं कुछ क्लासेस से। यदि कोई हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको क्लास में जरूर बता रहे हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चंस आए थे तो उसको हमने बताया। अभी यदि जो है आप लोग टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो वो भी हमने चर्चा की। तो अभी अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें व्हाट्सएप आप लोग कर दीजिएगा, तो हम उस पर कल चर्चा कर लेंगे, फिर अपन आगे का शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज का ये तो समझ में आ गया सर, थैंक यू। जो आज हमने पढ़ा ये सब समझ में आ गया ना सर? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया सर। मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।